अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आज दुनिया भर की तरह मुल्क में भी यानी पाकिस्तान में भी एंटी करप्शन डे मनाया गया, इंसदादे बदउनवानी का दिन। पाकिस्तान में हर नई आने वाली हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता रहा कि जो पिछली हुकूमत थी वो बदउनवान थी, वो करप्ट थी, इसलिए मुल्क के हालात ऐसे हैं और हम अब आए हैं तो हम सब कुछ ठीक करेंगे। सारी हुकूमतों की बात एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सियासत ही इस बुनियाद पर थी कि वो पहली मरतबा इस हुकूमत में आए हैं। लेकिन उससे पहले जितने उनके जलसे देखे, जितने बयानात देखे, इमरान खान साहब की खिताब हमने कई मरतबा सुने। उन्होंने यही कहा कि वो आएंगे तो आकर एक एक का एहतसाब करेंगे और जो अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, जो पाकिस्तानी आवाम का पैसा है, वो मुल्क में वापस लेकर आएंगे। 3 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, लेकिन इन 3 सालों में हुआ क्या? इन 3 सालों में हुआ यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान के पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। यानी लोगों की नज़र में पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ी है। हमने कई गिरफ्तारियां भी होती हुई देखी, हमने कई रेफरेंस फाइल होते हुए देखे, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? क्या मुल्क में वो पैसा जिन अरबों डॉलर की बात की गई थी, क्या वो वापस आया? नहीं आया। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला हमारा आज का टॉपिक ये होगा। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। अब इसकी वजह क्या है? ख़ास कोई वजह बताई नहीं गई है कि इसकी वजूहात क्या बनी, क्यों उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और तोशाखाना केस जो हुकूमत है वो क्यों गुरेज़ा है तफसीलात देने से। जो वज़ीर आज़म इमरान खान को तहाइफ मिले हैं पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ ममालिक से, मज़ीद मोहलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने मांग ली है, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। और अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगी सीनियर सहाफ़ी अंबर रहीम शमसी साहिबा। राजा आमिर अब्बास साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से आई है या उससे पहले भी जब वो बड़ी सियासत ज़ोरों शोर से, बड़े जलसे ज़बरदस्त उन्होंने पावर शोज़ किए, उसके अंदर जिस तरह का खिताब वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे बहुत ही इंप्रेसिव होता था। और उसी की बेस पर हम देखते हैं कि उनको वोट भी मिले हैं कि उन्होंने आकर ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी थी मुल्क के अंदर। सिस्टम को ठीक करना था, इदारों को ठीक करना था, करप्शन को ख़त्म करना था, अरबों डॉलर वापस लेकर आने थे। लेकिन आवाम जो है उनकी नज़र में हुआ कुछ ऐसा नहीं है। आवाम ये समझते हैं कि करप्शन मजीद बढ़ गई है। तो यानी हम ये समझे कि बयानिया जो था एहतसाब का वो पिट गया। देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पावर में आने से पहले शायद एक तो तजर्बा नहीं था किसी किस्म का, फिर उन्होंने ये परसीव कर लिया था कि शायद इन लोगों से या माफिया से लड़ाई करना बड़ा इजी होगा, हम कोई बटन दबाएंगे और ये तमाम चीजें आ जाएंगी, हमें प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे कि जो लाएंगे, हम अदारों को थोड़ा सा मजबूत करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो हुकूमत में आए तो हुकूमत जब में जैसे ही वो आते हैं, और उस वक्त अवाम की परसेप्शन भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पहली दफा इस मुल्क में जो बड़े लोग हैं, वो पैनामा का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन हुई, करप्शन के चार्जेस लगे, तो अवाम को एक उम्मीद लगी कि जनाब शायद अब इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ की बात होगी और कानून सबके लिए एक होगा। लेकिन जब वो आते हैं, और उसके बाद मियां साहब के केस से हम शुरू करते हैं कि मियां साहब के केस के में बड़े क्लियर शवाहिद आ गए, वो तमाम एक अदालत का फैसला आ गया, 80 पेशियां उन्होंने की और उसके बाद फैसला आया, उन्हें सजा हो गई, उनकी इस्लामाबाद में अपीलें चल पड़ी। उसके बाद एकदम से वो ओमनी ग्रुप आ गया कि जी जरदारी साहब के केसेस वगैरह आ गए। लेकिन उसके साथ ही ये उनको समझ नहीं थी शायद कि हमारा अदालती सिस्टम जो सा है वो उसमें भी बहुत सी बेहतरी की गुंजाइशें हैं। तो सबसे पहले तो मियां साहब को वो जो कानून होता है ना कि मुझे अपने 30 साल कैरियर में है कि जो सजा एक दफा हो जाए उसके बाद बेल का कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल होता है। मियां साहब को बेल मिल जाती है, फिर इन्हीं की काबीना, इन्हीं के डॉक्टर्स और वो रिपोर्टें आती हैं, मियां साहब को बैरून मुल्क ट्रैवल की इजाजत भी मिलती है, जो कि किसी एक आम पाकिस्तानी को नहीं मिलती। इन्हीं की वजीर जो हैं वो आकर कहती हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही हैं इस सिलसिले में, वो प्रेस करती रही, फिर वो उनकी श्री साहिबा की उनकी आंखों में आंसू आ गए
तो कानून तो ना आंसू देखता है, ना वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, उनका तो वो हेल्थ की मिनिस्टर है, काम ही नहीं। यहाँ पे प्योर लीगल एक उनको चाहिए थी, एडवाइस चाहिए थी। एनी हाउ मियाँ साहब चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि जी वो टीटियों और पापड़ वाले कराची से इतने बहुत निकल के आ जाते हैं कि जिसको बारहा इनके बंदे आके टीवी पे प्रेशर्स देते हैं कि जी ये ओपन एंड शट केसेस हैं, ये तो बैंकिंग रिकॉर्ड है, इसमें कुछ और चाहिए नहीं। अल्टीमेटली उसमें भी जमानतें हो जाती हैं। हमने देखा ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने पकड़ा कि जी वो ब्यूरोक्रेसी का जो टॉप मैन है अदनान फवाद हसन फवाद, वो आहद चीमा जी, ये सारे पकड़े गए। पंजाब में इतना स्कैम आ गया, अल्टीमेटली वो सब बाहर आ गए। तो इमरान खान साहब जो से हैं वो ना नैब को दुरुस्त कर सके, क्योंकि जो टूल या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए था करप्शन को खत्म करने का, या जो मैकेनिज्म था, वो आपका इदारा था नैब का। लेकिन नैब के अदारे की कारकर्दगी हमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों से नजर आई कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेफरेंस फाइल करते हो लेकिन उसके बाद कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीजें नहीं है, आपकी प्रोसिक्यूशन वीक है, ना ही प्रोसिक्यूशन को वो ठीक कर सके। अब एक बात जो उनको नजर समझ में आई, और ये क्रेडिट गोज टू इमरान खान, कि इस मुल्क में उन्होंने कम से कम आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि जनाब ये अदालती सिस्टम अपनी जगह सजाएं होती हैं नहीं होती, लेकिन ये जो सी दोनों पार्टी की उन्होंने लीडरशिप की टॉप की कि जनाब इनकी ये जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं, लोगों को अब ये इल्म हो गया कि जनाब ये चोरी की है, डकैती की है, हमारा और आपका पैसा इससे ये बनी है। दूसरी चीज राजा जो आमिर उन्होंने अब्बास की, साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, लोगों को पता कैसे चल गया? अदालत में तो साबित नहीं हुआ ना, लोग यही तो कहते हैं, या जो अपोजिशन बात करती है कि सियासी इंतकाम है, अदालतों में साबित नहीं होता। अदालत में साबित हुआ, 10 साल की सजा हुई उन्हें, और 10 साल की सजा के बाद उनकी कन्विक्शन आज भी बरकरार है, आज भी वो डिस्क्वालीफाई है, वो सिर्फ जमानत पे हैं। उन्हें सलाखों से बाहर निकाला कि जी इलाज के लिए, अदरवाइज अदालतों में साबित हो चुका है। लेकिन वो जो नैब के इदारे को दुरुस्ती करनी थी वो नहीं हो पाई। वो ये बात करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रकूम की बात की गई कि हमने चोरी की है, लेकिन डिस्क्वालीफाई किस बात पे किया कि इकामा है, इकामा उनके पास है, इसलिए इस बेस के ऊपर जो है ना उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अकामा पे डिस्क्वालीफाई हुए, और उसके साथ साथ नैब का अगर आप कानून देखें उसमें अगर आप को सजा हो जाती है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल की आ जाती है ऑटोमेटिकली, उसके कानून में है। तो मियां साहब तो 2 जगह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आर्टिकल 62, 63 में, और यहां से नैब से भी। तो वो तो इसमें अगर ये बात की जाए कि जी हमें खाली अकामे पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, इट्स रॉन्ग। उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो कतरी खात की वजह से, वो ट्रस्ट डीड की वजह से। इसी तरीके से जरदारी साहब केसेस आए तो जरदारी साहब की जी आम आदमी की तो जमानतें नहीं होती, इधर एक साल में चार्ज ये फ्रेम नहीं कर पाए, ये नैब को दुरुस्त नहीं कर पाए, नैब को दुरुस्त नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रहीम शमसी साहिबा जो है उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अमजद साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। आप सुन रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब की बात, वो कह रहे हैं कि नैब को तो दुरुस्त नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट। नैब का इदारा जो है, ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हुकूमत उसको इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ एक शॉर्ट में आपको सुनवाना चाहूँगी। मैंने सवाल किया डॉक्टर जरका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर जो हैं उनसे कि आप खुश हैं चेयरमैन नैब से या नहीं। पहले वो सुन ले शॉर्ट, उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। मुझे कितनी इफेक्टिव है नैब, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि जिन लोगों को बहुत अरसे तक जेलों में रखा गया, मामला तो काफी इधर गंभीर हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई अकाउंटेबिलिटी हुई हो। वो कह रही हैं कि मैंने नहीं देखा कि अकाउंटेबिलिटी हुई हो, और मेरे से उन्होंने सवाल कर दिया कि आपको नजर आया है कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है या नहीं हुई। ये सवाल मेरे से करना बनता है या इन्हीं से करना बनता है अमजद साहब, क्योंकि इन्होंने ही एहतसाब का नारा लगाया था और अब ये खुद कह रहे हैं कि हमें अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनका एहतसाब का नारा बिल्कुल बहुत नाकाम हुआ। मेगा करप्शन केसेस खुले लेकिन एक भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि करप्शन नहीं हुई, करप्शन तो बिल्कुल हुई, बहुत हुई, और उसके किसी न किसी तरह वो साबित भी है। जैसे मियां साहब का केस था, उसमें उन्होंने मनी ट्रेल देनी थी और उसमें एक तकरीर भी उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले
जो कि नेशन वाइड दिखाई गई, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे अपने असासे हैं ये, और अगर ये हमने करप्शन के अमाउंट से लिए होते तो ये बेनामी पे होते, हमारे नाम पे है, हमारे असासे हैं, और जब वक्त आएगा, जरूरत होगी तो हम इसके सारे सोर्सेज भी दिखाएंगे। लेकिन एंड पे क्या निकला, एक कतरी खत और एक जाली एफिडेविट। और ये भी निकला अमजद साहब, अदालत में जाकर ये कहा कि वो तो एक पार्लियामेंट के अंदर दिया गया सियासी बयान था, वो भी कहा। और बाद में जब ट्रायल कोर्ट में गए तो उधर जाके कहा, हमें तो पता ही नहीं वो किसके अपार्टमेंट्स हैं, वो मेरे बेटों के होंगे, कैसे लिए उन्होंने, वो खुद कमाते थे, कैसे लिए, क्या किया, मुझे नहीं पता। वो कहाँ है जी, वो शहरी हैं बरतानिया के। अब मियां साहब ने जो एक ढोंग बहुत बड़ा हम सुनते हैं वो है अकामा का। अकामा असल में उसको सिर्फ अकामा नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक वजीर आजम हो, एक आम आदमी, वो अगर लेना चाहे अबू धाबी का, दुबई का वीजा, तो कोई मसला नहीं है, आप वहां पे होटल बुक करें, होटल वाले आपको वीजा लेके देते हैं। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है, वो जब चाहे उसका स्टाफ टेलीफोन करेगा, वीजा सामने होगा आपके। लेकिन जरूरत पड़ती है अकामा की इस वजह से कि आपको रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होता है दुबई का। उसकी बुनियाद पे दुबई बैंक में आप अकाउंट खोलें, पैसे रखें वहां पे, और फिर वहां से ट्रांसफर करें आप उनको स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जब भी कभी पाकिस्तान या कोई चेक करे, उसको हमेशा वो दुबई के शहरी के तौर पे नजर आएगा, और वो आप उसमें से निकाल नहीं सकेंगे, पकड़ नहीं सकेंगे कि कौन सा पाकिस्तानी जो है वो वहां पे स्विट्जरलैंड में अपने अकाउंट रख के बैठा हुआ है। वो आपको दुबई के एड्रेसेस आएंगे। नतीजा ये है कि ये आप देखेंगे कि तमाम इन बड़े हजरात ने, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, PMLN के भी हैं और PTI के भी हैं, इन सब ने अगर आप देखें तो अकामे रखे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये अपना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बड़ा आसानी रहती है इनको, ये कर लेते हैं। लिहाजा जब मियां साहब पे केस ही चल रहा था एसेट्स का, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थी कि ये क्या पैसा बाहर कैसे गया, कहां से आया, तो उस वक्त अकामा बड़ा रेलेवेंट था उस सारे इशू से। तो इस वजह से अकामे की बुनियाद पे उनको किया गया, मैं समझता हूँ, जो कि दुरुस्त था। अब रही बात ये कि अब आगे ये चीजें जो हैं ये साबित होती हैं नहीं होती, वो पाकिस्तान में तो पहले भी नहीं हुई। और मैं इस चीज के ऊपर बड़ा हैरान होता हूं कि ये PTI के फेलियर नहीं है, ये हर गवर्नमेंट में हुआ है। आप देखिए कि PMLN के दौर में जरदारी साहब का केस चला, शहबाज शरीफ साहब रोज कहते थे कि इसका पेड़ फाड़ के पैसे निकालेंगे, ये इतना 60 मिलियन अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने इसी बेस पे की थी, बिल्कुल इसी पे की। लेकिन जब वक्त आया उनका एहतसाब कोर्ट में जब केस गया, तो पहले रेफरेंस में फोटोकॉपी लगाई, वो उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि जनाब ये फोटोकॉपी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, केस खत्म। महीने बाद दूसरा रेफरेंस गया, फिर उसमें फोटोकॉपी लगा दी, और ओरिजिनल जो थे वो जरदारी साहब के अपने वाजिद शमसुल हसन चुरा के ले गए हुए थे, वहां से बाहर से चोरी करके वो स्विट्जरलैंड से कागजात दे गए। हर तरह के टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं अदालती कार्रवाई को डिले करने के लिए। अंबर, एहतसाब के हवाले से मजमूई तौर पर हमारी आवाम जो है, स्पेशली अगर हम देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, नई रिपोर्ट भी आई है, उसके अंदर आवाम जो समझते हैं, बड़े इदारे जो हैं उनको करप्ट समझते हैं, और उन्हीं की वजह से उनको लगता है कि मुल्क में करप्शन है और वो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन अपोजिशन का जो इल्ज़ाम है कि एहतसाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है या सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने मुझे दावत दी। और मैं पहले तो ये कहूँगी, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसकी जो सर्वे के तरीकाकार है, उस पर कई जो माहिरीन है जो इस किस्म के सर्वेज करते हैं, वो कहते हैं कि ये नामुकम्मल थी या रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, नुमाइंदगी नहीं कर रही थी पूरे पाकिस्तान की, कोई आप सैंपल्स लेते हैं। लेकिन अगर उसको भी छोड़ देते हैं, आप ये भी देखिए, जब इप्सॉस का सर्वे आया था कि लोग किन चीजों के बारे में ज्यादा परेशान हैं, तो सबसे पहले महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, करप्शन की फिक्र शायद लोगों को कम आती है। फिर हम अगर दूसरा देखते हैं, चले अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप सर्वे को सही मान भी लें कि करप्शन जो है, खासतौर पे बड़े इदारों में, ये एक तासुर है लोगों का। आप लोगों से बाहर जाकर बातचीत करें, वो इस वक्त करप्शन के बारे में परेशान नहीं है, वो समझने की कोशिश करें, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वादा किया गया था कि जब करप्ट हुक्मरान
जिनकी बात भी कर रहे थे आपके दोनों जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो चले गए थे और इमरान खान साहब का वाज़े तौर पर कहना था कि ये जो महंगाई का सबब बनता है, जो टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, वो करप्शन की वजह से लगते हैं। जब 3-2.5 साल बाद आपके बार बार बिजली के बिल में इजाफा हो रहा हो, जब आपका देखते हैं कि आपका जो गैस है वो नहीं आ रही हो, और आप ये भी देखते हैं कि आपका घर का खर्च पूरा ना हो रहा हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे हों, तो फिर आप सवाल ये पूछते हैं कि अगर ये बहुत ऑनेस्ट हुक्मरान है तो फिर महंगाई क्यों है इतनी, परेशानी क्यों है इतनी। तो मैं समझती हूँ कि ये करप्शन का जो बयानिया था जो लेके आए थे, इसमें दूसरी बात कहूंगी, आप अपोजिशन की बातें छोड़ें, क्योंकि अपोजिशन और जाहिर है जिस सियासी जमात जो भी लीडर्स होते हैं जो हदफ बनते हैं, वो तो यही बात करेंगे कि ये जो है सियासी इंजीनियरिंग है, लेकिन इसमें कई आपकी अदालत की जजमेंट। लेकिन अंबर हम ये भी तो देखते हैं ना कि ऑपोजिशन क्यों इल्जाम लगाती है। ऑपोजिशन कहती है कि अदालतों में केस जाते हैं, उनको रिलीफ भी मिल जाता है, बेल्स भी हो जाती हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि नैब हो गया या दूसरे इदारे जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे होते हैं वो साबित नहीं कर पाते अदालत में जाके, इसलिए फिर वो इस बेस पे बात करते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि अदालत में सबूत पेश नहीं किए जाते। देखिए, आपका ये पॉइंट भी दुरुस्त है कि अगर कन्विक्शन हो, अगर सजा हो, और सिर्फ एक की नहीं, तमाम लोगों की हो और वो लोगों की भी हो जिन पर मौजूदा हुकूमत के दौरान बहुत सारे इल्जामात लगे थे, तो फिर आपको नजर आता है कि एहतसाब जो है वो बगैर तफरीक के भी हो रहा है। फिर आपको शायद वो आप जो मुख्तलिफ जजमेंट्स आई हैं कई किस्म की, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे ही जाहिर होता है, बहुत मुअज़्ज़ज़ जस्टिसेस हैं, उन्होंने ये जजमेंट्स लिखी हैं जब रिहाई होती है इनकी लीडर्स की, कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया नैब का इदारा। तो फिर आप सवाल तो उठते हैं ना, जब कन्विक्शंस ना हो, जब बिला तफरीक एहतसाब ना हो रहा हो, और आप साथ साथ मैं दोबारा से कहूंगी, जब आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और ये हमें बताया गया था कि करप्शन की वजह से लोगों की हालात जो है मुश्किल में है, क्योंकि ये खून चूसते हैं या पैसा बाहर लेकर जाते हैं। जब आप देखते हैं कि बार बार जो रियल एस्टेट की जो माफिया है उनको बार बार पैसा सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम्स कई बार दी जा चुकी हैं, तो फिर शायद आम लोगों के जहन में सवाल ना उठे, मेरे जहन में सवाल उठता है कि उनकी क्या ब्लैक मनी जो वो सफेद करते हैं वो दुरुस्त है, वो ठीक है, उसको वापस नहीं लाना चाहिए। फिर आप ये भी देखते हैं कि नैब का इदारा बहुत दावा करता है कि हमने कितनी ज्यादा रिकवरीज कर दी हैं, लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा जाता है पार्लियामेंट में, तो वो तो ये बताते हैं कि ये रिकवरीज हमारे पास तो आई नहीं है। पता चलता है कि वो शायद रिकवरीज पैसे की सूरत हाल में नहीं थी। तो फिर ये भी सवाल उठता है कि नैब ने इतना बड़ा दावा कैसे किया, ये सब नंबर्स थे, दिखाने के लिए थे, जाहिर करने के लिए थे, हमने बहुत कामयाबी दी है। फिर आपने जो क्लिप भी चलाया, आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले भी फवाद चौधरी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाए हैं वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि नैब का जो इदारा है या नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत कमजोर है, वो वाले ठोस सबूत शायद नहीं पेश कर पाती जिसकी बिना पर सजा हो। तो फिर मैं तो कहूंगी कि ये सब चीज को मिलाकर आप यही कह सकते हैं कि करप्शन जो है वो इस वक्त इज नॉट द बिग इशू एट द मोमेंट। ठीक है, लेकिन आज एंटी करप्शन डे है तो इस लिहाज से हम ये बात कर रहे थे। राजा अमीर अब्बास साहब, चलें ऑपोजिशन की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई, जैसे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर 40 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो सामने आई। उसके बाद आजकल जो एक नया केस चल रहा है तोशाखाना, जिसमें हुकूमत जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, बार बार मोहलत मांगी जा रही है और वो कह रहे हैं कि हम डिटेल्स नहीं बता सकते, अवाम के सामने नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे मुल्कों के साथ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये किस तरह से आप देखते हैं, क्या इसके अंदर आपको मसला नज़र आता है? अगर वो ले आएंगे सामने कुछ इसी तरह का बयानिया, हमने नून लीग के दौर में भी देखा था कि वो भी इसी तरह की बात करते थे जब उनसे पूछा जाता था कि आपको किस मुल्क से क्या क्या कुछ मिला है। अब वो सामने लेकर नहीं आ रहे, जो हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की जाती, तो इनका अपना बयानिया क्या सिर्फ अपोजिशन के लिए, अपने लिए नहीं है? एहतसाब अपने ऊपर अमल दरामद नहीं होगा इसका? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, और यही वो वजह है कि नैब की जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उस पर एक सवालिया निशान आ रहा है। चले वफाक में इनकी हुकूमत तो नहीं, लेकिन केपी में तो पिछली हुकूमत भी इनकी थी, अब भी थी। तो ये जरा नैब केपी से पूछा जाए, नैब सिंध आपको बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, वो खुर्शीद शाह को पकड़ रही है, वो दीगर अफराद को भी पकड़ रही है, वहां पे बड़े केसेस भी कर रही है। लेकिन केपी में बताया जाए हमें कि पिछला 5 साल और ये 3-4 साल 8 साल में क्या करप्शन की कितने केसेस इन्होंने पकड़े
और कितनों को जेल में भेजा और कितनों को सजाएं दी। फिर नैब की तरफ से एक बात आ जाती है कि जी ये जो फिगर्स की आप बात कर रही हैं, तो जब चेयरमैन नैब को बुलाया जाता है सेनेट में कमेटी के सामने, तो ही सेज कि जी मैं तो इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा। क्यों भाई, आप कौम को बताएं कि ये फलाने से लूटा हुआ पैसा था, ये पैसा था। अल्टीमेटली ये होता है कि वो हार्ड कैश तो कहीं नहीं जनाब, वो तो जमीनों की मद में या दूसरी हमने जो एवेल्युएशन करा के हुकूमत का बचाया है पैसा चोरी होने से, वो ये पैसा है। तो व्हाट इज दिस? हमें बताया जाए कि जब से नैब बनी है आज तक, आयशा इनसे पूछा जाए कि किसी एक सियासतदान से 1 रुपए की भी ये रिकवरी कर पाई है नैब का इदारा? ये पूछा जाए कि मासवाई मियां नवाज शरीफ का जो केस नैब की वजह से नहीं चला, नैब के तो चेयरमैन ने कहा था हम नहीं करेंगे, तो जेआईटी बनी और ये केस चला, किसी एक सियासतदान को इन्होंने सजा दी है। तो अब दुनिया में जो जाती हैं बातें, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को तो हम एक तरफ रखते हैं, तो ये वो चीजें हैं कि वहां से पूछा जाता है फेटिफ में, जब पाकिस्तान की बात होती है कि जनाब आपके मुल्क से जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, आप केस तो बनाते हैं, आप हमें ये बताएं कि उन केसेस में सजा कितने लोगों को होती है। वहां पे ये मम हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जवाब दे पाते। तो अब इन तमाम बातों का ये कह देना कि जी वो अदारे खुद मुख्तार, भाई आप कानून ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन को एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसी चेयरमैन जिसकी कारकर्दगी पे आप कहते हैं आप मुतमईन नहीं, प्रोसिक्यूशन के अगर फवाद साहब कहते हैं कि अच्छी नहीं, तो उसी प्रोसिक्यूशन को जो पिछली गवर्नमेंट का था, एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक जिसको कहते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करके एक शख्स के लिए दोबारा कानून साजी करते हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी और कैसे आप माफियास को पकड़ेंगे कि जब ये आपके अपने तरफ से आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कोई दीगर अफराद नहीं है, कोई ऑनेस्ट कोई? राजा आमिर अब्बास साहब, कमजोरी आपको कहां पर नजर आती है? ये एहतसाब का अमल जो है, इसको कैसे शफाफ बनाया जा सकता है? क्योंकि जैसे कि अंबर भी कह रही थी कि अवाम इस बारे में जो भी परसेप्शन रखती हो, लेकिन अवाम का मसला ये है नहीं। देखिए, अवाम का मसला ये है, बिल्कुल है, ये जो अरबों डॉलर का पाकिस्तान मकरूज हुआ है, ये पैसे आपके मुल्क में आए और अवाम तक नहीं पहुंच पाए। ये मेगा प्रोजेक्ट्स बनते रहे और यही वर्ल्ड बैंक या IMF की एक पॉलिसी होती है कि ये अवाम तक हेल्थ की सूरत में, स्कूलों की सूरत में और इस लेवल पे ना जाए, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट्स आए, उसमें किकबैक्स मिले, अरबों रुपए करप्शन के तौर पे लिए जाए, वापस उन्हीं ममालिक के मुल्कों में वो पैसा चला जाता है। तो इसको रोकने के लिए करप्शन को तो दुनिया भर में लॉ सख्त कर रहे हैं, इसमें लॉ कानून साजी करें। अभी जो ये कानून साजी कर रहे हैं, ये तो उसको और कमजोर कर रहे हैं, नैब के अदारे को, नैब के इदारे को मजीद ठीक कमजोर कर रहे हैं। अमजद शुएब साहब, 1.5 से 2 साल रह गए हैं अगले इलेक्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है अगले इलेक्शन में जब जाएगी, आपको क्या लगता है क्या होगा उनके पास आवाम को दिखाने के लिए अपनी कारकर्दगी? महंगाई इंतहाई ज़्यादा है, हालांकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क जो है वो कहूँगा, लेकिन वो बाकी ममालिक में जो इनकम है लोगों की उसको नहीं देखते हैं कि वो कितनी ज़्यादा है या वहाँ की जो हुकूमत है वो उनको कितना रिलीफ देती है। क्या करप्शन का बयानिया, एहतसाब का बयानिया जो था कि करप्शन को हमने ख़त्म करनी है, ये वाला बयानिया लेके जाएंगे जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं हुआ? महंगाई की बात लेके जाएंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो आवाम उनको किस तरह से फिर वोट देंगे? क्या आपको कोई चांस नज़र आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए जी, वो तो नेचुरली कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कोई अगले 1.5 साल में भी कोई कुछ ना कुछ करने की, ताकि आवाम को कोई दिखा सकें। लेकिन मैं जो देखना चाहता था वो मुझे लगता है कि वो शायद नहीं हुआ और नहीं हो सकेगा। मुझे जिस चीज ने अट्रैक्ट किया उस वक्त वो ये था कि हम इन लोगों से पैसा निकलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, और रकम भी बहुत बड़ी थी। जरदारी साहब का तो मैंने $60 मिलियन की तो यही बात सबको पता है आपको, जो स्विट्जरलैंड से निकल के चला गया। असल चीज ये है कि हमने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स अदारों में की पिछले 10-12 सालों में या उससे पहले भी, वो मेरिट पे नहीं थी, वो अपने सिफारिश पे थी, अपने ताल्लुकात पे थी, अपने फायदे के लिए थी। अभी मैं जिक्र कर रहा था, मैंने 2-3 दिन पहले जुल्फकार चीमा साहब का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा
कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने कहा कि ये साकिब निसार तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनने के भी काबिल नहीं था, ये तो मियां साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने उसको यहाँ पे पहले सेक्रेटरी लॉ बना दिया और फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट का जज बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। यही उन्होंने आसिफ सईद खोसा का कहा। तो बात यह है कि अदारों को बड़ा तरीके से बड़े प्लान के साथ बर्बाद किया गया है। अपने लोग, अपने जज, अपने हर तरह के लोग बिठाए गए हैं। लेकिन अमजद साहब सवाल ये भी है ना, अंबर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप सुन रही हैं अमजद साहब की बात कि बात जरा मुकम्मल हो जाए आयशा, मैं एक बात मुकम्मल कर दूं। जी करिए। अच्छा, अब किस्सा ये है, जो हमारा दुख बन गई है जो चीज, वो ये है कि ये लोग जो करप्शन करते रहे, यही इक्तदार में रहे, इन्हीं के हाथ में था लोगों को पोस्ट करना, लगाना, अपॉइंट करना। उन्होंने इसको एक माफिया के तौर पे डेवलप कर लिया है, जैसे सिसिलियन माफिया भी कहा किसी ने। अब उनको हैंडल करना इसलिए मुश्किल है कि आज वो रियासत से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनको रिस्पांस मिलती है अदारों से, उनकी सपोर्ट में मिलती है रिस्पांस। अदालत को, रियासत को नहीं मिल रही रिस्पांस। आप एक चीज जरा और देख लीजिए कि जहांगीर तरीन जिस दिन इंग्लैंड जा रहा था, उसको एक भी आदमी एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने वाला नहीं था। जिस दिन इंग्लैंड से वापस आया, कोई भी उसको रिसीव करने वाला नहीं था। जिस दिन करप्शन का इल्जाम लगा और उसको अदालत में घुसाने की कोशिश की, तो 40 आदमी तो पीटीआई में से निकल आए उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने के लिए। तो करप्ट आदमी को सपोर्ट है, करप्ट आदमी के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। वो 40 आदमी जान देने के लिए तैयार थे। ठीक है अंबर, आप बात करते हैं, ठीक है अमजद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, आप सुन रही हैं अमजद साहब की बात। वो कह रहे हैं कि मनमानी तकर्रियां की गई और एक बड़ा सिस्टमैटिकली जो है इदारों को तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन क्या ये मनमानी तकर्रियां, लोगों को अपनी मर्जी से अपॉइंट करना, क्या ये इस दौरे हुकूमत में रुक गया? ये मैं यही सोच रही थी जनरल साहब की बात सुनकर के ऐसा यही लगता है कि गुज़िश्ता 3 साल तो कुछ भी मतलब कि जो तब्दीली लाने की वादे किए गए थे वो नहीं किए गए। अगर करप्शन बयानिया था तो उसका मतलब ये होना चाहिए था कि शुरू दिन से आप जो नैब का इदारा है या प्रोसिक्यूशन है या तरीक़ाकार है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखनी होती है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होती है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपको ये काम बैक एंड पे करने पड़ते हैं ताकि आगे जाके आपकी प्रोसिक्यूशन बेहतर हो और सज़ाएं मिलें। मैं ये कहूँगी कि अगर आप बात कर रहे हैं, अगर ये बात की जा रही है कि इदारे जो हैं उनको पिछले हुकूमतों के दौर में भर्तियाँ की गई, मजबूत नहीं किया, तो एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन की बात होती है तो कई बार एक्सटेंशन दिया जाता है। इमरान खान साहब तो ये भी बात करते थे ना कि जब एक्सटेंशन दी जाती है इसका ये मतलब कि आप इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन एक नहीं 2 बार एक्सटेंशन दी जा रही है। फिर आप ये देखते हैं कि अगर नैब पे एतमाद नहीं था तो अकाउंटेबिलिटी के SAPM को लगाया गया था, तैनात किया गया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत वादे किए, बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो बात कर रहे थे जनरल साहब, आपको याद होगा कि कितने केसेस के हवाले से वो बड़ी लंबी चौड़ी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशंस, शुगर माफिया के हवाले से, जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, हम सब लग रहा था कि अब तो बस होने वाला है, ये जो वादे किए गए थे पूरे होने वाले। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने क्या किया? लंदन गए, ब्रॉडशीट का केस है वो हमारे सामने है कि उल्टा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टैक्स पेयर को जो हम टैक्सेस देते हैं उससे हमें उनको फाइन्स देने पड़े। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक रियल एस्टेट टाइकून है जिनका नाम मलिक रियाज है, एक निजी शख्स हैं, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान के एक नुमाइंदे हैं उनकी तो वो निगोशिएट कर रहे हैं वो पैसा जो उनको फ़ाइन के तौर पर देना था अपनी एलिजेड करप्शन के हवाले से। अब आप देखिए उनका वीज़ा भी कैंसिल हो गया करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। बिल्कुल वो पैसा पाकिस्तान हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे कहाँ से इदारे मजबूत हुए हैं? एक ब्रेक लेनी है मुझे नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से अपनी बात जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे जो समिट बुलाया गया था डेमोक्रेसी के ऊपर अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से, उसमें पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया है। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी पहला इस टॉपिक पर जनरल साहब
कि पाकिस्तान को आप इस स्टैंडिंग पर देखते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से इनकार कर सके अमेरिका को इस तरह की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया कि इसमें शिरकत से क्यों इनकार किया जा रहा है, लेकिन अनऑफिशियली जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि चीन और रशिया को क्योंकि इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया गया तो इसलिए पाकिस्तान ने इनकार किया। पाकिस्तान की स्टैंडिंग आप देखते हैं, क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान को ज़रूरत तो रहती है ना अमेरिका की। बिल्कुल रहती है, लेकिन आप अगर देखें तो हमारा अच्छा या बुरा कुछ किए बगैर ही जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है, IMF में जो कुछ हो रहा है, FATF में हो रहा है, वो जो उन्होंने आपको आर्म ट्विस्टिंग करनी है वो कर ही रहे हैं। आप देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें जो पिवटल रोल था वो अफगानिस्तान के हालात से था। एक तो शायद वो उस पर पूरी तरह हमसे खुश नहीं है कि हमने क्या रोल प्ले किया। दूसरी तरफ ये है कि उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान किसी तरह वो अपनी एयर स्पेस यूज करने दे या यहाँ पे कोई उनको बेसिस वगैरह मुहैया, एक आध बेस मुहैया कर दे जहां से वो अफगानिस्तान पे निगरानी कर सके और फ्लाई कर सके। तो पाकिस्तान ने फिलहाल तो वो भी नहीं दिया। तो इन चीजों की वजह से बुनियाद मेरे ख्याल है यही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारा को बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं रहा। फिर पाकिस्तान की अपनी स्थिति में जो जरूरत थी उनको उस टाइम पे, जबकि उनकी अफवाज वहां पे, उनके ट्रुप्स अमरीकियों के अफगानिस्तान में थे, अब वो अहमियत भी नहीं रही उतनी। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान गालिबन ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो चाइना के साथ कोई गलतफहमी पैदा होने दे। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान ने लाजमन चाइना से मशावरत की होगी, जो बाहर पब्लिक में नहीं आई, बताया नहीं गया, और तभी ये सोच विचार बड़ी देर तक चलती रही और आज कॉन्फ्रेंस शुरू थी, जबकि कल ही रात को ऐलान हुआ कि हम नहीं अटेंड कर रहे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने आंखें बंद करके फैसला नहीं किया, लाजमन इसके मफादात, अपने मफादात को सामने रखते हुए इसके मनफी और जो मुस्बत पहलू हैं उनको पूरी तरह एवेल्युएट करके तो फिर फैसला किया, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा फैसला है। इससे कम से कम एक चीज तो दुनिया को एक मैसेज तो जाता है कि हम कुछ ना कुछ अपने मामलात में इंडिपेंडेंट भी हैं। ये नहीं कि हमें बुलाया अमरीकियों ने और हम आंखें बंद करके चल पड़े। और फिर चाइना को भी एक मैसेज हमारा गया कि जो उनकी वन चाइना पॉलिसी है उस पर हम बड़ी अच्छी तरह, बड़े मजबूती से कायम है, जिसका चाइना जिसके मामले में बहुत सेंसिटिव है, और उस पर अगर हमारी तरफ गलत मैसेज जाता ताइवान के मामले में तो लाजमन। आप देखिए कि हमें और को डील करने के मामले में आप प्रेफरेंसेस अगर देखें अमेरिका की, तो वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात की कोई परवाह नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जैन साहब, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, अब आप अमजद साहब की बात भी सुन रही हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, दूसरी तरफ वो इस तरह से किसी भी समिट में जाने से इनकार चाइना या रशिया की वजह से कर लेते हैं। तो ये आपको दो मुतज़ाद बातें नहीं लगती हैं? और दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के दरमियान जिस तरह के उनके ताल्लुकात हैं, ट्रेड वॉर है, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की भी ज़रूरत रहती है आलमी मामला पे। तो पाकिस्तान के लिए ऐसी सिचुएशन में मसाइल बढ़ेंगे, आपको लग रहा है? आयशा, आपने जो तज़ाद है उसकी निशानदेही की और मैं उसकी तायद करती हूँ, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बयान दिया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हम दोनों के दरमियान जो एतमादी का फुकदान है उसको थोड़ा सा कम करें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको कम करें, लेकिन फिर हम बज़ाहिर जो हमारे एक्शंस होते हैं वो कुछ और कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई शक नहीं कि चीन हमारा कई दिहाइयों से ऐसा दोस्त रहा है जो शायद इसमें इसकी मिसाल और ममालिक के साथ ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीन नहीं चाहता कि हम दीगर जो ममालिक है दुनिया में उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम सियासी मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तार होते तो हम अफोर्ड कर सकते, हम कह सकते थे ना इसको भी ना उसको भी ना, हम कह सकते थे हम नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम IMF के पास भी जा रहे हैं, हम इंतहाई मकरूज मुल्क भी बन चुके हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में भी हैं। अलावा हम देखते हैं कि ग्रे लिस्ट में भी हैं, और जिसकी वजह से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती हैं हमारे लिए। और फिर हम देखते हैं कि जब भी हम एक ब्लॉक की तरफ कोशिश करते हैं, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने मलेशिया का साथ देने की कोशिश की थी और सऊदी अरेबिया जो हमारा एक और पुराना दोस्त है वो नाराज़ हो गए थे,
इसके अलावा मैं कहूँगी कि ये गलती होती है, ये ख़ुद मुख्तार ममालिक जो हैं वो एक ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसके कई कनेक्टिविटीज़ हैं ममालिक के साथ और कई नीड्स होती हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि आप मुआशी सतह पर ना हो लेकिन आपकी कोऑपरेशन के हवाले से हो, कई किस्म की होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अमेरिका के साथ अगर हमने म्यूचुअल लीगल कोऑपरेशन वगैरह कुछ एग्रीमेंट साइन करने हो या जो भी है, कहने का मकसद ये है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक तरफ। अब ये जो समिट है, डेमोक्रेसी का समिट, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बतौर पाकिस्तानी बात कर रही हूँ कि अगर मैं समझती हूँ कि हम ब्रॉडन करनी चाह रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप्स जो हैं वो चाहे स्ट्रेटिजिक ही हों, वो ऐसी डीप ना हो, लेकिन हमें हर किसी के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन आप अमेरिका में देखें, अमेरिका में जो तासुर है वो यही है कि पाकिस्तान चीन की साइड पे है, जिसकी वजह से आपको नज़र आता है कि वो इंडिया के साथ भी चाहे वो उनकी जो कोऑपरेशन है, जो ताउन है, जो हर किस्म की जिसमें मिलिट्री भी है, वो ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वो एंटी चाइना जो ब्लॉक है वो एक है। क्वाड की मिसाल है जिसमें इंडिया और यूएस दोनों हैं। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, कहना चाहूंगी कि फिर इससे बिल्कुल तासुर जो है वो फिर मजबूत पैदा होता है अमेरिका में कि पाकिस्तान जो है चीन की तरफ है और हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं हम वो कॉम्प्लिकेट मजीद होते हैं जब उनके साथ हम ताल्लुकात मजीद कॉम्प्लिकेट होते हुए नजर आते हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब, क्या इसमें आयशा, इसमें जो देखने की चीज थी वो ये थी कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं तो चीन क्या देखता है कि हम अमेरिका की तरफ हैं, फिर आप उस ब्लॉक में चले गए तो ये आपके लिए मैं जनरल साहब, पाकिस्तान के लिए क्या ये पॉसिबल है कि बगैर किसी ब्लॉक में रहते हुए अपने ताल्लुकात जो है वो किसी के साथ खराब ना करते हुए राजा आमिर अब्बास साहब एक इंडिपेंडेंट हैसियत से, हालांकि माशी तौर पर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है, पाकिस्तान बड़े जो आलमी इदारे हैं उनके पास उसको जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करके या फिर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करके अपने मुल्क को चला सकें और ये सारे जो मामलात हैं उनको ठीक करके चल सके आगे तक? देखिए आयशा, बड़े अरसे के बाद मौजूदा जो दौर है इसमें एक चीज नजर आई कि पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो अपने खित्ते में रुनुमा होने वाले और खित्ते को मद्देनजर रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए और फ्यूचर को सामने रखते हुए उसको एक नई शेप दे रहे हैं। अब पाकिस्तान वो स्टेट नहीं कि हम किसी की जंग लड़ने के लिए या कोई हमें आके बताए कि जी डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी को हम समझते हैं। और नंबर 2, हम ऑब्वियसली पाकिस्तान कहीं नहीं चाहेगा कि वो कोई एक लेबल लगा हो, लेकिन पाकिस्तान ने या ये जो डिसीजन लिया है इसमें जरूर ये देखा गया होगा कि जी पाकिस्तान की बेटरमेंट, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान इस इलाके में मैटर करता है। इस खित्ते में जो भी डिसीजन अब लिया जाएगा उसमें डिक्टेशन नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान से उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। और नंबर 2, जैसे बात हुई इंडिया की, अगर ये समझा जाता है, ये बड़ा क्लियर है कि इंडिया, अमेरिका जो सा था वो बिग ब्रदर का रोल देना चाह रहा था इंडिया को, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा करना चाहता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फॉरेन पॉलिसी ने शेप ली और इट्स अ गुड साइन कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप ले रहे हैं, बिकॉज हमने कहा है कि जनाब ये खित्ता है और इसमें 10, 15, 20 साल के बाद हमने अगर ग्रो करना है, हमने मैच्योर करना है, हमारी एक रेगुलेटरी पोजीशन अगर आनी है, तो फिर हमको ये ना कहें कि जनाब आप आइए आप ये करें, बल्कि फिर हम सब मिलके, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे टर्की हो, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो, इन तमाम के साथ हम बराबरी के लेवल पे और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान का फायदा किसमें है उसमें जाएंगे, बसियत इसके बजाय इसके कि हम कोई, जैसे पहले हम देखते रहे कि इंडिविजुअल हमारी वहां पे ये लॉबीज होती थी और उन लॉबीज का नतीजा ये निकलता था कि कभी एनआरओ की शेप आ जाती थी कि जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, कि जनाब आप इनको वापस लेके आइए, मुशर्रफ साहब ने वो दे दिया। और कभी ये होता था कि जी जद्दा से आ जाता था कि जनाब ये आपके मुल्जिम है जिसको करप्शन के केसेस थे
उनको उठा के ले जाया जाता राजा था। अमीर अब्बास साहब, लेकिन सवाल ये भी है ना कि मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट या मुआशी तौर पर तगड़ा हुए बगैर क्या हम बराबरी की सतह पर आकर, जिन मुल्कों का आप नाम ले रहे हैं जनरल साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, क्या ये पॉसिबल है कि हम बराबरी की सतह पर आकर उनके साथ चल सके, जैसे दो मुल्कों को आइडियली चलना चाहिए अगर हम मुआशी तौर पर मजबूत या इंडिपेंडेंट नहीं है तो? अच्छा देखिए, ये दोनों तरफ आयशा, इसके बाद मैं भी बात करना चाहूंगी। जी जी जी। चाइनीज जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चाइना का कोई ब्लॉक नहीं है। हमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि हम चाइना के ब्लॉक में हैं, अमेरिकियों का है। अमेरिका ने अलायंसेस बनाई हुई है, क्वाड भी बनाई है, नेटो भी है, उनकी वेस्टर्न अलायंस भी है, एक नई उन्होंने वो क्वाड बना ली है। ये तो खेल अमेरिकी करते हैं। पाकिस्तान को वो अब पोजीशन नहीं है जहां आप अमेरिका का साथ देके भी तवक्को करें कि वो आपको को फायदा पहुंचाएंगे, वो नहीं करेंगे। आप यूं देख लें कि जब उनकी अफवाज अफगानिस्तान में थी, हमारा रास्ता इस्तेमाल होता था, सब कुछ, लेकिन जो उन्होंने साउथ एशिया के लिए पॉलिसी अपनी डिक्लेयर की ट्रंप के दौर में, उसमें उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान में सिर्फ भारत का, यानी साउथ एशिया सारा, उन्होंने कहा जी भारत मैनेज करेगा और अमेरिकी भारत को डील करेंगे, भारत साउथ एशिया मैनेज करेगा। ये उनकी साउथ एशिया की स्टडी जो पॉलिसी थी वो थी। और आप उसमें देख लीजिए कि पाकिस्तान का अगर कोई रोल है तो अमेरिकन की नजर में ये है कि वी शुड बी सबसर्विएंट टू द इंडियंस। तो आपने अगर थोड़ा बहुत कोई अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई है तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अर्न कर ली है। बाकी तो उन्होंने ना आपको एफएटीएफ में छोड़ना है, ना ही आपको या आईएमएफ में। आप चले गए, आपने गलत काम किया, आपको जाना नहीं चाहिए था, आप चले गए। शायद कोई इकोनॉमिस्ट ने, जो हमारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कोई बेहतरी सोची हो, मेरे इल्म में नहीं। लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, तो इसलिए हमें बड़ा जरूरी है आईएमएफ के पास जाना। अंबर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर जनरल साहब ने अपनी बात मुकम्मल कर लिया तो। जी जनरल साहब। जी बोले जी अंबर के लिए तो मैं वैसे भी पहले देखिए हमारी देखिए मैं हैरान हूं कि हम बात कर रहे हैं कि मैं इतनी छोटी नहीं हूं जनरल साहब, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए हम अभी बात कर रहे हैं तजाद की। एक तरफ वजीर आजम कह रहे हैं हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि चीन भी खुश हो रहा है, फिर हम दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे ख्याल में कि हमें जो खारजा पॉलिसी है ज़ातियात पर इस पर नहीं उतारना चाहिए कि किसने क्या किसको मदद किया, कौन सा एनआरओ है। हमें देखना चाहिए पाकिस्तान का मफाद क्या है। देखिए अगर आप बात करें चीन की, तो जो सीपेक की जो सरमायाकारी है, और ये हाल ही में रिपोर्ट की गई है कि स्लो डाउन हो गया है। जो आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो जाहिर है वो तो पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से जो पर हुआ था उसकी वजह से, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसकी वजह से, और इसके अलावा आप देखें कि चीन जो है वो भी पीछे थोड़ा सा हट गया है। मैं नहीं कह रही नाराज़ हो गया, क्योंकि हमारी वाकई एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी अगर माशी सूरत हाल देखें तो चीन जो है वो सरमायाकारी उस तेज़ी से नहीं कर रहा जैसे पहले थी, स्लो डाउन हो चुका है। फिर अगर हम बात करते हैं कि सरमायाकारी की बात करते हैं या कर्ज़ों की बात करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मगरबी ममालिक जब मदद फराहम करते हैं तो वो ग्रांट्स आ जाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट फ्री होती हैं। जो पैसा दिया जाता है, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए मिसाल के तौर पर दिया जाता है। आपके सबसे बड़े डोनर जो है वो अमेरिका है, वर्ल्ड बैंक का, जो हम बहुत खुशी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए चीन जो आपको पैसा देता है वो ठीक है लॉन्ग टर्म ही सही, लेकिन वो सूद के साथ होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हों और हम इंडिपेंडेंट दिखा रहे हो, हम इंडिपेंडेंट तो नहीं हैं। हम देखते हैं कि हम जाते हैं एक तरफ, जैसे मैंने कहा पहले, हमने मलेशिया का ब्लॉक टर्की के साथ ब्लॉक बनाने की कोशिश की, सऊदी अरब नाराज़ हो गया, वहाँ हमने चीफ साहब जो हैं वो गए थे और फिर ताल्लुकात दोबारा ठीक हो गए, फिर हमने उसे एक और कर्जा ले लिया और बड़े सख्त शराइत पे कर्जा ले लिया। तो हम किस तरह से अपनी इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं? जहां हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है हम थोड़ी सी नाराज़गी दिखा सकते हैं। ये सब मैं कहूँगी कि ये सरसरी है, कॉस्मेटिक है। असल में हमने अपने आप को खड़ा करना है मुआशी तौर पर, और अपने ताल्लुकात तमाम जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं किसी ना किसी सतह पर बरकरार रखना, माशी तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बात आलमी सतह पर इमरान खान ना चाहते हैं, वजीर जा सकते थे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। तो नाजरीन, माशी तौर पर मजबूत यानी माशी तौर पर तगड़ा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है अपने मुल्क के लिए बना सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।